हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले जैसा हमेशा करते हैं ग्लोबल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक चीज़ें हैं। स्पेशली आज इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं तो उसके बारे में बात तो करेंगे ही, और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मेजरली 2-3 रिजल्ट्स आए हैं, उनके नंबर्स वी विल टॉक अबाउट एंड क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे मार्केट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, और लास्ट तक ज़रूर रुकिएगा क्योंकि एक छोटा सा नॉलेज सेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो रहा क्या, मतलब ग्लोबल मार्केट्स के बारे में अगर बात करें तो यूरोपियन मार्केट तो थोड़ा अप रहा क्योंकि उनको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स अब नहीं बढ़ेंगे लेकिन यूएस का जब इन्फ्लेशन नंबर आया तो पहले तो यूएस मार्केट ने भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, बट लेटर हाफ ऑफ द मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन आया। तो इन्फ्लेशन नंबर जैसे मैंने बताया कि सीपीआई नंबर्स यूएस के आए और इंडिया के भी आए, तो इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। पहले यूएस के बारे में बात करते हैं। तो नंबर्स क्या आए और क्या हुआ तो उसके बारे में, तो 3.7% बेसिकली इन्फ्लेशन नंबर यूएस का आया। एंड लास्ट मंथ मतलब ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है इन्फ्लेशन में, और लास्ट मंथ भी वो 3.7 ही था, मतलब अगस्त में भी वो 3.7 था, जुलाई में 3.2 था, जून में 3% था। तो एक्चुअली ईयर ऑन ईयर वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये नंबर मतलब ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। तो ये है कि प्राइसिंग प्रेशर तो परसिस्ट कर रहे हैं। इन्फ्लेशन डेटा तो क्लियर ये बता रहा है कि भाई प्राइसिंग प्रेशर परसिस्ट कर रहे हैं, और जो यूएस फेड का जो टारगेट है काफ़ी स्ट्रिक्टली वो बोलते हैं, मतलब कि 2% का टारगेट है कि भाई 2% पे इन्फ्लेशन आएगा तो हम सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स कम करना है या नहीं करना है। तो क्लियरली तब तक तो दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। तो अब ये 3.7% और बढ़ रहा है, लाइक 3.7 बढ़ा है और एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा मार्केट को लास्ट में, मतलब मेरे को लगता है कि शुरू में उनको लगा कि नहीं कुछ ज़्यादा नहीं, बट शायद वो स्पूक थोड़ा हुए उसकी वजह से, और थोड़ा मार्केट गिरा इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें रही, और मतलब ट्रेजरी यील्ड का भी, मतलब जो 10 ईयर जीसेक यील्ड है यूएस की, उस पर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट हुआ। जैसे ये नंबर आया तो वो एकदम से जंप किया, ऑलमोस्ट आई थिंक 0.12% के आसपास जो है वो ये नंबर जो है वो जंप हुआ। ठीक है, तो मतलब ऑलमोस्ट 12 बेसिस पॉइंट ये नंबर जंप हुआ जो है उनका ट्रेजरी यील्ड का, जो एक टाइम पे काफ़ी बढ़ गया था, फिर थोड़ा कम हुआ। बट अब कुछ जो कमेंट्रीज आ रही थी कि भाई हम और इंटरेस्ट रेट शायद नहीं बढ़ाएगा यूएस फेड, तो उसके बाद ये थोड़ा कम हो गया। बट नाउ थोड़ा सा इस नंबर के बाद फिर से बढ़ा है क्योंकि थोड़ी एक्सपेक्टेशन फिर से मार्केट को ये हो गई है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ सकते हैं अगर इस तरह से एक स्टिकी इन्फ्लेशन रही इन यूएस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही। ऑब्वियसली एक वेडनेसडे में मिनट्स ऑफ मीटिंग्स भी आए सेंट्रल बैंक के, जो सितंबर में उनकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी उन्होंने मतलब यही कहा था कि भाई वी हैव टू प्रोसीड केयरफुली ऑन अपकमिंग रेट डिसीजन। तो ये चीज़ें सारी मिक्स एक नंबर्स आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन नंबर भी आ रहा है, कुछ यूएस फेड के नंबर भी आ रहे हैं कि भाई नहीं पीक हो गया है, बट फिर इन्फ्लेशन नंबर आता है तो थोड़ा सा मार्केट को लगता है कि नहीं भाई शायद पीक नहीं हुआ है और इन्फ्लेशन अभी भी हमारे पास है। ठीक है, अब इसमें पूरा चीज़ क्या चल रहा है, इसमें एक और ब्रेंट क्रूड का भी चलता है अपना, राइट। तो ब्रेंट क्रूड जो है वो अराउंड अभी 86, 85 और 86 के बीच में जब मैं बना रहा था वीडियो तो उस टाइम के आसपास चल रहा था, और मेजरली ऑब्वियसली एक 94, 95 टच कर गया था। फिर तो जिस तरह के यूएस के कुछ नंबर्स आए और ग्लोबल स्लो डाउन दिख रहा था तो फिर वो कम हो गया, राइट। और अब ये जो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट है या वॉर है, जो भी अलग अलग टर्म दिया जा रहा है इसको, राइट, तो इसकी वजह से अब मार्केट थोड़ा सा, मतलब ट्रेडर्स हैं जो क्रूड ऑयल के, वो थोड़ा सा उसको और क्लोजली देख रहे हैं नंबर को, एंड वी आर सीइंग कि क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है, कि वो डिपेंड करता है हाउ द वॉर बेसिकली स्प्रेड आउट, राइट। इंटरनेशनल एक एनर्जी एजेंसी है IEA, तो उन्होंने भी कुछ नंबर्स दिए। तो उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे का जो फोरकास्ट था उनका कि 2024 में यूज़ होगा ऑन क्रूड ऑयल, बट उन्होंने कहा है कि नहीं यार ये कम होगा। अब ये 0.88 मिलियन बैरल्स एक्सपेक्टेशन उनका कहा गया, एंड मेजरली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, ग्लोबली इकोनॉमिक थोड़ा स्लो रहेगी 2024 में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एडॉप्शन काफ़ी अच्छे से उन्होंने कहा कि बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से IEA ने बेसिकली ये इम्पैक्ट हुआ है, राइट। एंड ये सारी चीज़ें ग्लोबली में, मतलब जिस तरह से डिमांड कम हो रहा है तो ऑब्वियसली सप्लाईज भी ओपेक कंट्रीज कंसिस्टेंटली, बिकॉज इट्स अ कार्टेल, नाम ही उसका कार्टेल है, तो वो भी सप्लाई कम कर देते हैं ताकि वो प्राइस जो है वो कम
ना हो, बट लेट्स सी वो कब तक होगा, वो सारी चीज़ें बेसिकली लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ग्लोबल में चल रही हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंडिया की। इंडिया में जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेशन नंबर इंडिया का भी आया और वो इंटरेस्टिंगली 5% ही आया, 5.02% टू बी एग्जैक्ट, और ये कम हुआ है। तो ये जुलाई में 7.44% था, फिर 6.83 हुआ, अब 5.02 आया है। तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है। बीच में क्या हुआ था, वेजिटेबल प्राइसेस वगैरह, हमने टमाटर वगैरह की काफ़ी बात हुई थी, राइट, और उसका इम्पैक्ट क्लियरली वो CPI पे दिखा, वो 7.44% तक टच हो गया था। तो फिर से लोगों को थोड़ा ये हो गया था भाई फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन वो अब थोड़ा कूल डाउन हो गया है। 5.02 पे इंडिया की CPI इन्फ्लेशन आ गई है, एंड विच इज़ इन द टारगेट ऑफ 4 to 6% ऑफ RBI। तो वहाँ पर जो US का टारगेट है वो 2% है, इंडिया का जो RBI का टारगेट है वो 4 to 6%। तो वी आर एक्चुअली विद इन द टारगेट फ्रॉम CPI परस्पेक्टिव। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि वो पॉजिटिवली रहेगा मार्केट परस्पेक्टिव से, बट नेगेटिव यही है कि अभी भी रूरल की इन्फ्लेशन इज हायर देन अर्बन इन्फ्लेशन। तो दैट इज, तो रूरल की रिकवरी डेफिनेटली थोड़ी स्लो डाउन चल रही है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। अच्छा, IIP का भी नंबर आया था। IIP का एक थोड़ा सा लगाड़ नंबर होता है क्योंकि ये अगस्त में का नंबर अब आता है, राइट। तो ये अगस्त का नंबर आया है IIP का, नॉट ये सितंबर का नहीं है, अगस्त का है। तो विच इज 10.3% ग्रोथ। अब IIP होता क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ, मतलब इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज IP। तो बेसिकली एक अच्छा खासा एक नंबर होता है जो हमारी थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हमारे कोर सेक्टर हैं उसके बारे में बेसिकली हमें बताता है, और ये अलग अलग भी आता है। तो IIP ने क्लियरली उसमें आया है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छे से ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर 15%, माइनिंग 12%, कैपिटल गुड्स 12%। तो ये सब नंबर्स बहुत अच्छे से, मैन्युफैक्चरिंग 9%, तो काफ़ी अच्छे से ओवरऑल 10%, 10.3% IIP अगस्त में ग्रो हुआ। तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा नंबर है, एंड क्लियरली बता रहा है कि भाई हमारा कोर सेक्टर, हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, ये सारे जो सेक्टर हैं ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी मतलब गवर्नमेंट का जो फोकस है, PLI वगैरह सब चीज़ें, ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और यही नंबर जुलाई में 5.7% था। ठीक है, तो काफ़ी एक जंप अच्छा था। ठीक है, और सबसे ख़राब जो सेक्टर जो ये मतलब ट्रैक करता है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल, और हम भी काफ़ी इस बारे में बात करते हैं, राइट। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स क्यों नहीं चल रहे, क्योंकि ओवरऑल सेक्टर ही अच्छा नहीं कर रहा है, और जैसा ये IIP के नंबर्स भी यही बता रहे हैं कि ये सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, एज आई सेड कि रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो रिजल्ट्स की ही बात होगी ज़्यादा। और सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस के रिजल्ट की। तो एक्सपेक्टेशन, मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ा सा अच्छा ही रहा रिजल्ट। 6.4% टोटल रेवेन्यू ग्रोथ था, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 3.1% था, कांस्टेंट करेंसी का रेवेन्यू ग्रोथ 2.5% था। मतलब ऑब्वियसली टोटल रेवेन्यू ग्रोथ 6.4%, मतलब बेनिफिट ऑफ करेंसी डिप्रिसिएशन इन ईयर ऑन ईयर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.6% का रेवेन्यू ग्रोथ था। ठीक है, तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें रही। क्वार्टर में $7.7 बिलियन की डील्स जो है उन्होंने साइन की, विच दे सेड की हाईएस्ट एवर, राइट। सारी चीज़ें अच्छी रही। एट्रिशन रेट भी सिग्निफिकेंटली कम हो गया, 14.6% पे आ गया है। इट वाज 27% लास्ट ईयर एट दिस सेम क्वार्टर, वो 14.6 आ गया, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। बट सबसे बड़ा जो मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा मोस्टली टुडे, और वो है गाइडेंस और कम की है इन्फोसिस। तो पहले इन्फोसिस ने गाइडेंस जो है 4.4 to 7% दी थी इस साल की, FY24 की। फिर उन्होंने लास्ट क्वार्टर 1 से 3.5% ग्रोथ बोला रेवेन्यू का, और अब जो है उन्होंने 1 से 2.5 कर दिया है। तो और स्लैश किया है गाइडेंस को बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ की, एंड दैट इज दिस इज बेसिकली कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ। ठीक है, जो इस बार 2.5% ईयर ऑन ईयर हुई है। तो वो मतलब ऐसा ही सोच रहे हैं कि भाई ये 1 से 2.5% ही ओवरऑल फुल ईयर की कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ रहेगी, बिकॉज ओवरऑल ग्लोबल स्लो डाउन एक चल रहा है, मार्केट में डिमांड नहीं है। और यही उनकी कमेंट्री भी थी कि भाई नया ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं मार्केट में। ठीक है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो सिमिलरली HCL भी इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो नेट प्रॉफिट लेकिन उनका अच्छा ग्रो हुआ है 10% से, कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ उनकी 3.4% रही है, और रेवेन्यू 8.5% से ग्रोथ हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन उनका थोड़ा एक्सपैंड हुआ है 14.2%, जबकि इन्फोसिस का बेटर है, बट 16.2 से 15.7% उनका थोड़ा स्लो हुआ। एट्रिशन रेट इनका भी 14% रहा, तो एट्रिशन तो डेफिनेटली आई थिंक इज नाउ नॉट मच ऑफ ए कंसर्न फॉर टेक सेक्टर, आई होप। ठीक है, बाकी आप सब बताइए मुझे कि कैसा चल रहा है, कि अभी जॉब्स वगैरह ज़्यादा स्विच तो नहीं कर रहे हैं सब जो है टेक में। ठीक है, तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा 3.9 बिलियन की नई डील साइन की लास्ट क्वार्टर में, तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा, इनकी गाइडेंस थोड़ी बेटर है, इनकी गाइडेंस 5 to 6% की है ऑन कांस्टेंट करेंसी। ठीक है, एंड तो ये इस तरह का इनका एक्सपेक्टेशन है। उनकी वो 1 to 2.5% है, तो
इस हिसाब से ये थोड़ा बेटर है, बट अगेन इनकी भी गाइडेंस पहले से इन्होंने कम की है और इन्होंने भी उस तरह की ही कमेंट्री दी है कि स्लो डाउन है सेक्टर में। HDFC AMC का भी रिजल्ट आया, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था कि अच्छा आएगा, बिकॉज ओवरऑल मार्केट, इक्विटी मार्केट अच्छा कर रहा है, डेट मार्केट के भी इंटरेस्ट रेट अब तो अच्छे हैं, तो वो भी अच्छा कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल AUM ही बढ़ रहा है ना, AUM बढ़ेगा तो फीस भी बढ़ेगी ठीक है, तो सिंपल है। तो 18% का रेवेन्यू ग्रोथ है उस हिसाब से इनका, राइट। तो क्या कहते हैं, विच इज़ आई थिंक मतलब एक्सपेक्टेड ही था, जैसा मैंने बोला कि एक अच्छा ग्रोथ, और नेट प्रॉफिट 20% का ग्रोथ है। तो मतलब वही है कि जैसे मैंने बताया निफ्टी 50 ही ऑलमोस्ट अगर हम लास्ट 1 ईयर में देखें, ठीक है, तो 16% का ग्रोथ है, ठीक है। तो उसमें से इन्होंने रेवेन्यू और नया AUM वगैरह ऐड किया, तो 18% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, नेट प्रॉफिट 20% का। ऑब्वियसली मैंने ये नहीं कह रहा कि सब कुछ निफ्टी 50 में है और सारी चीज़, आई नो आप बोलेंगे डेट में बहुत पैसा है, ये सब है, आई अंडरस्टैंड, राइट। तो है मतलब डेफिनेटली ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है, 20% का क्वार्टर का एसेट अंडर मैनेजमेंट 22% ग्रोथ हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे अच्छा लगा वो था मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट, 11% से 11.2% इनका मार्केट शेयर हो गया है, बढ़ गया है। तो थोड़ा सा वो दैट इज़ आई थिंक, क्योंकि ऑब्वियसली इनकी परफॉर्मेंस भी हैज़ थोड़ा इम्प्रूव्ड HDFC AMC के ओवरऑल फंड्स की। कुछ और न्यूज़ थी कि MSCI का स्टैंडर्ड इंडेक्स में थोड़ा सा रीजिग हुआ नवंबर में, एक्सपेक्टेड है सॉरी, और उसमें पेटीएम, पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन, मैक्रोटेक एंड टाटा मोटर्स में ऑलमोस्ट 170 से 200 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियसली इंडेक्स, ये काफ़ी बड़े बड़े इंडेक्सेस होते हैं, इसमें बहुत सारा पैसा टैग्ड होता है ग्लोबल प्लेयर्स का, ठीक है। और जैसे ही इसमें चेंजेस होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लोजली वॉच होते हैं, क्योंकि जब चेंज होता है तो ये पैसिव फंड्स है ना, तो एकदम से वो सब चेंजेस उस हिसाब से पैसा निकलता है और इनमें डलता है, तो ये एकदम शॉर्ट टर्म में मार्केट को थोड़ा सा, इन स्टॉक्स को पॉजिटिव एक बायस देता है। RBI ने ऑलमोस्ट 5.39 करोड़ की पेनल्टी स्लैप की है ऑन पेटीएम के पेमेंट बैंक के ऊपर, ऑन वायलेटिंग फ्यू KYC नॉर्म्स, ठीक है, और कुछ एनहांसमेंट ऑफ मिनिमम बैलेंस एट द एंड ऑफ द डे। तो इस तरह की कुछ टेक्निकलिटी परस्पेक्टिव से इस तरह का वो हुआ है। एज आई सेड, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कुछ बैंकिंग सेक्टर में, मतलब मेरे को ये वन ऑफ केस अगर है तो वी शुड नॉट गेट वरीड, मगर अगर ये कंसिस्टेंटली होता है तो फिर ये गवर्नेंस परस्पेक्टिव से वी शुड डेफिनेटली लुक एट वेरी क्लोजली ऑन इट। आज जो रिजल्ट आने वाला है इंपॉर्टेंट, एक HDFC लाइफ का, विच आई विल बी ट्रैकिंग, ऑब्वियसली अदर रिजल्ट आएंगे, बट आई विल बी ट्रैकिंग दिस रिजल्ट वेरी क्लोजली टुडे, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर अस। अब हम बात करेंगे नॉलेज सेक्शन की, ये खत्म हो चुका है, ठीक है, न्यूज़, आई होप आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो नॉलेज सेक्शन में बेसिकली लास्ट वीक मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने मोट के बारे में, तो मैं ऑब्वियसली मैंने आंसर किया था लाइव सेशन में, बट एक स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं था, ठीक, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नोट्स वगैरह नहीं थे, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा पढ़ूँ और आपको उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि ये फैक्टर हम बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं जब हम मॉडल पोर्टफोलियो के स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, मॉडल पोर्टफोलियो में सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इसका जो वेटेज है मोट का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। हमारा मोट स्कोर भी रहता है इंटरनली, जो हम ट्रैक करते हैं हर कंपनी का, कि इस कंपनी का मोट है कितना। तो मोट बेसिकली क्या होता है कि एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बेसिकली उसको मोट बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मेरे पास क्या ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो मेरे को अलग करती है, तो वो बेसिकली मोट है, और उसका स्कोर रहता है मोट। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो हाई मोट, नैरो मोट। सिमिलरली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ रही है या कम हो रही है, आपके पास आज है बट कल नहीं है, या आज है और बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो उसको, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी ट्रैक करनी होती है, जिससे आपको पता चलता है यार ये कंपनी जो है ये आगे भी अच्छा करेगी। थोड़ा सा मतलब ये एक आपको क्वालिटी ऑफ द कंपनी, स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी पता चलती है इसमें। तो ये बहुत अच्छा सा मुझे बेसिकली एक नोट्स मिले थे फ्रॉम कंपाउंडिंग क्वालिटी, एक ट्विटर हैंडल है, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ, तो ये आई रेड अबाउट इट, तो आई थॉट कि हाँ ये काफ़ी अच्छा है, आई विल शेयर विद यू। तो बेसिकली 5 मोड की इन्होंने बात की है, तो उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊँगा। एक स्विचिंग मोड, स्विचिंग कॉस्ट, कि एक जब से IT आया है, ये IT में जो कंपनीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती हैं वो इसी वजह से ही मानी जाती है, क्योंकि दे हैव ए वेरी हाई स्विचिंग कॉस्ट। सिंपल है ना, आप अगर एक किसी सिंपल, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आप अगर किसी कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो अब आपने वो कंपनी की वेबसाइट बनाई है, आपने कोड लिखा है, आपने सारे चेंजेस किए हैं, इंटीग्रेशन किए हैं अलग अलग सिस्टम्स के साथ उसको, तो आप ही उसको मेंटेन करोगे, आप ही आगे उसमें चेंजेस करोगे, है ना, क्योंकि वो दूसरे के लिए बोलोगे कि अरे यार दूसरा लेके आओ और वो करेगा, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो सेल्सफोर्स जैसे CRM सिस्टम्स होते हैं, बड़े बड़े ERP सिस्टम होते हैं, SAP जैसी कंपनीज हैं, या एप्पल जैसी कंपनीज हैं, या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज हैं, राइट। तो दे डू लॉट ऑफ B2B बिजनेसेस, एंड इवन TCS एंड इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं,
तो ये सारी कंपनीज में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विचिंग कॉस्ट होता है, क्योंकि इन कंपनीज को हटा के दूसरी कंपनी लाना वो एक बहुत बड़ा पैसा खर्च, अच्छा खासा खर्च होता है, अच्छा खासा चेंज मैनेजमेंट रहता है उसमें। तो ये बहुत आसानी से नहीं होता है और बहुत आसान कर नहीं पाता है कोई। तो इसलिए ये आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो होता है वही मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड माना जाता है। ये केमिकल सेक्टर में भी देखा जाता है एक्चुअली, क्योंकि केमिकल सेक्टर भी एक काफ़ी जगह रॉ मटेरियल यूज़ होता है। अब सब केमिकल्स की क्वालिटी थोड़ी बहुत डिफरेंस तो रहती ही है, तो कोई अगर उसको एंड प्रोडक्ट में अपना एक केमिकल यूज़ कर रहा है, तो इवन फार्मा में एपीआई परस्पेक्टिव से भी, तो वो दे वुड वांट टू यूज़ दैट ओनली, तो दे डोंट वांट टू चेंज इट, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने यहाँ पर केमिकल चेंज किया तो थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क आ जाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये एक स्विचिंग कॉस्ट रहती है। इंटेंजिबल एसेट मतलब बेसिकली अलग अलग टाइप, राइट? पेटेंट है आपके पास या ब्रांड है आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कोको कोला के पास ब्रांड है, या फिर हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, हमारे पैराशूट वगैरह ब्रांड्स हैं, डाबर ब्रांड है, तो ये ब्रांड मोट है, तो ये इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। या फिर आपका रेगुलेटरी लाइसेंस है, जैसे CDSL, स्कैम्स, इस टाइप के बिजनेस जिनके पास भाई डुओपोली का लाइसेंस है कि आप हो डुओपोली, आपको और कोई काम नहीं कर सकता आपके वाला जो कर रहे हो, राइट? तो या फिर पेटेंट्स है कि आपके पास ऐसा कोई पेटेंट है, जैसे यूएस वगैरह में फार्मा कंपनीज इस पेटेंट के बेसिस पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा मोड क्रिएट कर लेती है, राइट? तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स वाले मोड है। थर्ड है नेटवर्क इफेक्ट। अब ये नया अगेन ये ई कॉमर्स और डिजिटल मीडिया की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोड हो गया है, ये बहुत ज़बरदस्त बन गया है। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो अब नया बायर आएगा तो कहेगा अरे बहुत सारे सेलर्स हैं तो मैं यहीं आऊँगा, और एक नया सेलर आएगा तो कहेगा अरे यहाँ बहुत सारे बायर्स हैं इसलिए मैं आऊँगा। तो इसीलिए बेसिकली यही होता है। जैसे Naukri.com एक क्लासिक एग्जांपल है, या फिर हमारे इंडिया मार्ट अगर हम बात करें, या फिर काफ़ी कोई भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनीज जो हैं ये एक स्विट मतलब बेसिकली नेटवर्क इफेक्ट वाले मोड में है। या वीज़ा जैसी कंपनी है, ठीक है, मास्टर कार्ड, ये सारी कंपनीज हैं, ये सारे नेटवर्क इफेक्ट वाले, या इवन पेटीएम अगर इंडिया की बात करें तो ये सारे नेटवर्क इफेक्ट वाले कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, राइट? तो अब दूसरे के लिए वो नेटवर्क क्रिएट करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोड बनता जा रहा है, और ये इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि जितने लोग और आएंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग और होता रहेगा। नया सेलर आया तो और बायर आएंगे, अरे यह सेलर तो यही है, ये सामान तो यहीं बेचता है, मैं और कहीं नहीं बेचता, तो मैं यहीं आता हूँ। तो वो सारी चीज़। कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, टिपिकल आई थिंक डीमार्ट इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल इन इंडिया, ठीक है। तो अगर हम एक फ्रॉम रिटेल परस्पेक्टिव देखें कि दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कॉस्ट एडवांटेज, एंड रिलैक्सो ऑल्सो, राइट? तो ये कुछ कंपनीज हैं जो बहुत ही ऐसे प्राइस पे प्रोडक्ट्स बेच पाती हैं जो कोई भी नहीं बेच पा रहा है, राइट? यूएस में जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया वॉलमार्ट और नाइकिया है, तो ये एक कॉस्ट एडवांटेज है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और आपका जो एफिशिएंटली पूरा सप्लाई चेन है वो इतना ज़बरदस्त है, राइट, कि आप ऐसे कॉस्ट पे प्रोडक्ट बेच सकते हो जो आपका कॉम्पिटिटर बेच नहीं पाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मोड है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल्स बताया आपको, एफिशिएंट स्केल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब ये है बेसिकली एक एंट्री बैरियर कि आपके पास इतना पैसा है, राइट, कि आप ही उसमें एंटर कर सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे टेलीकॉम एक क्लासिक एग्जांपल आई थिंक एफिशिएंट स्केल का, कि जैसे जो रिलायंस ने किया कि इतना पैसा एंट्री बैरियर्स में इन्वेस्ट किया कि मतलब इट इज़ वेरी टफ फॉर एनीवन एल्स टू बेसिकली मेक दैट बिजनेस, राइट? या टिपिकली अगर हम बोले पावर बिजनेस है, पावर स्टेशन सेटअप करना, राइट, तो इस तरह के जो बिजनेसेस हैं विच इज़ हाईली कैपिटल इंटेंसिव, जैसे सेमीकंडक्टर बिजनेस है अभी, तो ये सारे बिजनेसेस जो हैं मेरे को लगता है ये एक स्केल इकोनॉमी के बिजनेस है कि इतना बड़ा स्केल चाहिए इन बिजनेसेस को सेटअप करने के लिए। तो इसीलिए काफ़ी सारी JSW, अदानी या रिलायंस, ये सारे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज ही इस तरह के बिजनेस मोस्टली एक्सपैंड करते हैं। पोर्ट बिजनेस है जैसे, राइट? तो ये सारे बिजनेसेस में बहुत स्केल, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसीलिए ये उस डायनेमिक्स में ये काम करते हैं और वो मोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। और अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये मोड कितना स्ट्रांग है, ये वीक है। कई हर कंपनी में थोड़ा बहुत कुछ मोड रहता है, बट वो स्ट्रांग है या नहीं है, राइट? तो वो इंपॉर्टेंट है। और फिर वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आज है बट मैं उसको इम्प्रूव करने की कुछ कोशिश कर भी रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, और अकॉर्डिंगली अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी कंपनी की बढ़ती है तो क्लियर है यार वो कंपनी अच्छा रिटर्न देगी, राइट? तो सिंपल है, तो वो चीज़ डायरेक्टली हम कोरिलेट कर सकते हैं। और एक क्वालिटी ऑफ द कंपनी ऑल्सो इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हमें ट्रैक करनी चाहिए। वी ट्रैक इट वेरी क्लोजली ऑन स्टॉकोमीटर। हमारा ऐसा एज अ सेट कि मेरा प्लान भी चल रहा है, हम इंटरनली तो ये स्कोर काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। हम वी आर प्लानिंग की वी विल पब्लिश ऑल्सो फॉर अवर स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर फॉर अराउंड 151-200 कंपनीज़ का मोड स्कोर बताना शुरू करेंगे। आपको बताएंगे कि ये इस कंपनी का कितना मोड है, स्ट्रॉन्ग है, कम है, कौन सा है इनमें से,
राइट। तो वो सारी चीज़ें हमारा थॉट है कि थोड़ा इसके ऊपर डिटेल बताएंगे। आपको ये लगता है आइडिया अच्छा है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर क्या कहते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, investor.in वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अब न्यूज़ अच्छी लगी, अगर कुछ कमेंट्स है, कुछ फीडबैक है तो कमेंट्स पे लिखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।